सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि पॉडकास्ट वाले इस चैनल के ऊपर बहुत रेयरली ही वीडियोस आती हैं, महीने में 1-2 ही आ पाती हैं क्योंकि बस थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा था काम वगैरह में। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर रेगुलरली वीडियोस डाल पाऊँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को पॉडकास्ट सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी टाइम से, जी हाँ मैं कहूँ आपको काफ़ी महीनों से मेरे माइंड में हिट कर रहा था क्योंकि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे सबूत सामने हैं लेकिन फिर भी हम इसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये केस तो बहुत पहले ही सोल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये केस आज तक अनसोल्व है। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के एरिजोना में जाना पड़ेगा और जगह थी ब्लैक कैनियन के पास एक कैंपिंग स्पॉट। दिन था 17 अक्टूबर 2003 का जब उनको व्हाइट कलर की एक फोर्ड F50 गाड़ी कैंपिंग स्पॉट के ही साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। वैसे तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियां इस तरह खड़ी रहती हैं, लेकिन यह गाड़ी कुछ अजीब थी। इसके आसपास में काफी सारा सामान पड़ा हुआ था और आसपास इसका मालिक नजर नहीं आ रहा था। जब लोगों ने इसके पास जाकर देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि यहाँ इस गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जब लोगों ने इन लाशों को पास कर देखा तो असल में लाशें उनके ही स्लीपिंग बैग्स के अंदर पैक पड़ी हुई थी। आपको भी पता होगा कि स्लीपिंग बैग्स जब कोई भी कैंपिंग करने के लिए जाता है तो वो अपने साथ इस तरह के बैग्स लेकर जाता है ताकि वो कहीं भी इस बैग के अंदर घुसकर आराम से फिट होकर सो जाए। और ये दोनों भी अपने अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर ही थे। इनको यहाँ पास से या फिर मैं कहूँ बहुत पास से सिर के अंदर गोलियां मारी गई थी। जल्दी ही यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी। पुलिस को सबसे पहले इनकी पहचान करनी थी और उसमें इनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि यहाँ उनको पहले ही एक मिसिंग कंप्लेंट मिल चुकी थी जिसमें यहाँ पर बोला गया था कि एक 19 साल की लड़की जिसका नाम लीसा था और एक 21 साल का लड़का जिसका नाम ब्रैंडन था, ये दोनों ही यहाँ इस ब्लैक कैनियन के पास कैंपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन ये अब गुम हो चुके थे। और उनकी रिपोर्ट जैसे ही पुलिस को मिली थी, पुलिस ने इनकी जांच भी शुरू कर दी थी। पुलिस इनको ढूंढी रही थी और अब यहाँ उनकी लाश उनके सामने आ चुकी थी। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इनके पेरेंट्स को अच्छे से पता था और ये दोनों अपने घर बोल कर गए थे कि उनकी 1 साल की एनिवर्सरी आ चुकी है और उसी को अब ये सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ ब्लैक कैनियन के पास कैंपिंग स्पॉट पर जाएंगे। रात को थोड़ा रोमांस वगैरह करेंगे और वो अर्ली मॉर्निंग सुबह वापस आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि वो इस एनिवर्सरी के बाद कभी दूसरी एनिवर्सरी नहीं मना पाएंगे। और आज लगभग 20 साल होने वाले हैं इस केस को। आज तक भी इनका मर्डरर खुलेआम शायद घूम रहा होगा। लेकिन अब इस पॉइंट पर आते आते आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों के अंदर ऐसा क्या खास था, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। तो इसको समझने के लिए हमको इन दोनों का पास देखना पड़ेगा। असल में हाँ, लीसा हाई स्कूल ग्रेजुएट हो चुकी थी और वहीं की अब वो एक लोकल कंपनी के लिए नौकरी भी कर रही थी। उसका सपना था कि वो जल्दी ही एक वेडिंग प्लानर बनेगी और वो अपनी खुद की शादी तो ब्रैंडन के साथ बहुत यूनिक तरीके से करने वाली थी। जबकि यहाँ ब्रैंडन अभी भी पढ़ाई कर रहा था और उसने सोच रखा था कि वो एक फिटनेस एंटरप्रेन्योर बनेगा और साथ ही उसने लीसा को एक रानी की तरह रखने का सोचा हुआ था और वो ये काम अच्छे से कर भी रहा था। इनके दोस्तों से पूछा गया तो सबने कहा कि ये दोनों एक परफेक्ट कपल थे। कभी इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रही, कभी इन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करी, बस ये दोनों आपस में ही सिमटे हुए रह रहे थे। जब यहाँ 22 अक्टूबर की भी सुबह तक लीसा का कोई फोन नहीं आया तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। उसने बार बार लीसा को फोन करने की कोशिश करी लेकिन उसका फोन अब बंद आ रहा था। इसी से परेशान होकर उसने पुलिस में भी इस बात की रिपोर्ट कर दी थी कि उसकी बेटी और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड दोनों ही गुम हो चुके हैं। खैर अब मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और उनको यहाँ पर बहुत सारे सबूत मिले जो कि आज तक इस केस को स्टडी करने वालों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ उनको एक डिस्पोजेबल कैमरा मिला। अब आप कहेंगे कि डिस्पोजेबल कैमरा क्या होता है, तो असल में यहाँ ये बहुत सस्ते से कैमरा आते हैं और लोग जब ऐसे किसी खतरनाक कैंपिंग स्पॉट पर जाते हैं तो वो इस तरह के मौके पर ऐसे डिस्पोजेबल कैमराज लेकर जाते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और अगर ये टूट जाए, खराब हो जाए तो इनसे ज्यादा नुकसान किसी को झेलना नहीं पड़ता। और बिल्कुल यही एक कैमरा लीसा और ब्रैंडन भी अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन ये कैमरा जब फोरेंसिक टीम वालों को मिला तो उन्होंने देखते ही नोटिस कर लिया कि इस कैमरे में कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ इसे बहुत जोर से पटका हुआ था, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि कोई था जो इसे बहुत जल्दी में पूरी तरह से तहस नहस करने की सोचे हुए था। लेकिन शायद वो इसको पूरी तरह से तहस नहस करने में सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो रोल था जिसके अंदर फोटो स्टोर हो चुकी थी वो रोल अब पुलिस वालों के हाथ लग चुका था और उसके अंदर काफी सारी फोटोज पुलिस वालों को मिली। लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही फोटोज बहुत ज्यादा काम की थी जो इस केस को आगे बढ़ा सकती थी। सबसे पहली फोटो ये जिसके अंदर लीसा अपने ट्रक में पीछे की तरफ
कमर लगाकर बैठी हुई है, उसने टांगे अपनी आगे की तरफ की हुई हैं और वो फोटोग्राफर जो भी यानी कि इस फोटो को क्लिक कर रहा था, ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रैंडन ही होगा, उसको देखते हुए स्माइल कर रही है और जबकि पीछे यहाँ उसके घुप अंधेरा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये फोटो लीजा की माँ को दिखाई गई तो वो इस फोटो को देखते ही बहुत ज्यादा रोने लग गई, क्योंकि यहाँ उन्हें अंदर से आभास हो रहा था कि इस फोटो के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ उनको अजीब इस फोटो के अंदर लग रहा था, क्योंकि वो लीजा की माँ थी और एक माँ अपनी बेटी के एक्सप्रेशंस को, उसकी आदतों को अच्छे से जानती है। उसकी माँ ने बताया कि कभी भी लीजा इस तरह की फोटोज नहीं क्लिक करवाती। खैर, इसके अलावा यहाँ दूसरी फोटो थी ब्रैंडन की, जो कि बिल्कुल उसी एग्जैक्ट पोज में बैठा हुआ था जिसके अंदर लीजा बैठी हुई थी। बस उस फोटो में लीजा स्माइल कर रही थी, यहाँ ब्रैंडन एकदम शांत स्वभाव में इस फोटो की तरफ देख रहा था। ये दोनों अंतिम फोटोज थी लीजा और ब्रैंडन की। इन फोटोज के क्लिक करने के कुछ ही देर बाद इन दोनों का मर्डर कर दिया गया। ये आज तक पता नहीं चल पाया कि ये फोटोज क्लिक करने वाले ये दोनों व्यक्ति खुद थे या फिर कोई तीसरा बंदा यहाँ पर मौजूद था, जिन्होंने या तो बंदूक की नोक पर या फिर फोर्सफुली इन दोनों को इस तरह से पोज देने के लिए कहा और उनकी फोटोज क्लिक करी। जब बहुत सारे डिटेक्टिव्स ने इन फोटोज को देखा तो उन सभी ने माना कि इन फोटोज के अंदर कुछ अजीब जरूर है। ये दोनों ही व्यक्ति इस फोटो के अंदर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये फोटोज मजबूरी में क्लिक करवानी पड़ रही हो। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे ओपिनियंस निकलकर सामने आए, जिनमें लोग बोल रहे थे कि वो जो किलर था जिसने शायद ये फोटो क्लिक करी है वो जरूर इनको जानता होगा और ये दोनों लोग उसके सामने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। जबकि यहाँ तीसरी फोटो भी पुलिस वालों को मिली और ये फोटो सच में बहुत ज्यादा अजीब थी। ये फोटो एक कमरे की थी जिसको बाहर से क्लिक किया गया था और दरवाजा इसमें आधा बंद दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि एक कमरा जिसकी छत के ऊपर एक लैंप टंगा हुआ है और साथ ही नीचे फर्श के ऊपर गमला रखा हुआ है और उसके अंदर पौधे वगैरह उगा रखे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि कोई भी व्यक्ति जो कि लीजा और ब्रैंडन के संपर्क में था, उसके दोस्त हो या फिर उनके परिवार वाले हों, किसी ने भी इस कमरे को पहचानने से मना कर दिया। उनको नहीं पता था कि ये कमरा किसका है और कहां पर जाकर ये फोटो क्लिक की गई है। साथ ही ये भी पता नहीं चल पाया कि ये फोटो लीजा और ब्रैंडन के मर्डर के बाद क्लिक की गई थी या फिर उससे पहले ही क्लिक की जा चुकी थी। ये भी पता नहीं चल पाया कि फोटो क्लिक करी किसने थी, लीजा और ब्रैंडन ने या फिर उनके किलर ने। मेरे ख्याल से यहाँ ये हो सकता है कि जरूर लीजा और ब्रैंडन ने ये रूम कहीं पर रेंट लिया होगा और उसी पॉइंट से ही उनका किलर उनके पीछे पड़ चुका होगा, उसके हाथ उनका कैमरा लग गया होगा और जरूर यहाँ उसने लीजा और ब्रैंडन की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स को क्लिक करने की कोशिश करी होगी और उसी रूम की पिक्चर है जहाँ किलर उनके कैमरे को लेकर बाहर खड़ा हुआ है और उनकी फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रहा था। या फिर ये हो सकता है कि पहले लीजा और ब्रैंडन का किलर ने मर्डर किया और उसके बाद उनका कैमरा उठाकर कहीं दूसरी जगह पर गया, वहां ये फोटो गलती से क्लिक हो गई या फिर जानबूझकर क्लिक करी, फिर वापस क्राइम स्पॉट पर आया और यहाँ वो कैमरे को जोर से पटक कर वहां से फरार हो गया। खैर, यहाँ पर लीजा की मां ने बताया कि लीजा अपने साथ एक वीडियो कैमरा भी लेकर गई थी। वो कहकर गई थी कि वो अपने साथ बहुत सारी वीडियोस बनाकर लेकर आएगी और वो इन वीडियोस को अपनी शादी वाली वीडियोस में ऐड करवाकर उसे एक अच्छी मेमोरी बनाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि पुलिस वालों को आसपास पूरी छानबीन करने के बाद भी वो वीडियो कैमरा आज तक नहीं मिला। तो क्या यहाँ पर सिर्फ उस किलर द्वारा इन दोनों को एक वीडियो कैमरा के लिए मार दिया गया? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि सिर्फ एक छोटे से वीडियो कैमरा के लिए दो मर्डर कर दे। पुलिस को यहाँ पर 1 दर्जन के आसपास गोलियों के खोल मिले और उन खोल को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि इन दोनों को ही .25 कैलिबर की बंदूक के साथ मारा गया है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि 1 दर्जन बार गोलियां चली थी और आसपास के इलाके में कैंपर्स की भरमार थी। इनके सबसे नजदीकी कैंप जो लगा हुआ था वो 100 मीटर भी दूर नहीं था। अब आप खुद सोच कर देखिए, 100 मीटर दूर, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी आसपास के मौजूद कैंपर्स ने दर्जन बार गोलियां चलने की आवाज एक बार भी नहीं सुनी। साथ ही यहाँ पर ना ही किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा जो यहाँ आसपास घूम रहा हो, जिसके पास हथियार वगैरह हो। किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता था? आपसे कोई 100 मीटर दूर व्यक्ति खड़ा हो और उसका वहां पर मर्डर हो जाए तो क्या आपको पता नहीं लगेगा? 100 मीटर दूर आपसे गोली चली हो तो क्या आपको उसका पता नहीं लगेगा? खैर, आज यहाँ पर लीजा और ब्रैंडन के मर्डर को 20 साल होने वाले हैं और आज तक सिर्फ 2 ही थ्योरीज हैं जो कि इन मर्डर से रिलेटेड है। और पहली थ्योरी थी एक जेलस फ्रेंड। जी हाँ, लीजा की मां ने बताया कि लीजा को एक बहुत लंबे टाइम से उसका ही दोस्त परेशान करता रहा था, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन लीजा पहले से ही ब्रैंडन के साथ कमिटेड थी। लीजा ने उसको काफी बार समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। और हो सकता है यहाँ पर उसी जेलस फ्रेंड ने अपनी जेलसी को मिटाने के लिए इन दोनों को ही खत्म कर डाला हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि लीजा ने कभी भी अपनी माँ को उस दोस्त का नाम नहीं बताया कि आखिर वो व्यक्ति था कौन जो उसको इस तरीके से परेशान कर रहा था। अगर वो अपनी माँ को वो नाम बता देती तो पुलिस जरूर उसको एक सस्पेक्ट मानकर इस केस को आगे बढ़ा सकती थी।
लेकिन अब यहाँ पर कोई वो नाम नहीं पता था। साथ ही यहाँ पर लीजा के दोस्तों से भी इसके बारे में पूछा गया, लेकिन उनको ऐसा कुछ होने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो आसपास और कैंपर्स मौजूद थे, उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने बताया कि हाँ, शायद उसने नशे में देखा था कि यहाँ पर ब्रैंडन अपने ट्रक के पास खड़ा होकर एक आदमी से ऊंची ऊंची आवाजों में बात कर रहा था। तो हो सकता है वही व्यक्ति हो जिसने इन दोनों का मर्डर किया हो। जब पुलिस ने यहाँ उन कैंपर से और ज्यादा इसके बारे में पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की जो भाषा थी वो लोकल जैसी लग रही थी, मतलब ये हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं आसपास ही रहता हो। तो पुलिस ने इसके लिए भी जांच करी। पुलिस ने आसपास के सभी घरों को खंगाला तो यहाँ पुलिस को एक छोटा सा कैबिन भी मिला, लेकिन वो कैबिन बिल्कुल खाली था। बट यहाँ पर पुलिस को उस कैबिन से ये पता चला कि इस कैबिन को अच्छे से केमिकल द्वारा क्लीन किया गया है। मतलब हो सकता है इस कैबिन को पूरी तरह से खाली करने से पहले उस व्यक्ति ने अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह, अपने सारे सबूत, अपने सारे डीएनए वगैरह छुपाने के लिए या फिर मिटाने के लिए इस कैबिन को केमिकल से क्लीन किया हो। वो कैबिन किसका था आज तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने उस व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम तक ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आज तक वो व्यक्ति नहीं मिल पाया कि वो कैबिन आखिर था किसका। जबकि यहाँ पर दूसरी थ्योरी आती है डेब्रा की, जो कि एक डिटेक्टिव है और पिछले 20 सालों से इस केस के पीछे पड़ी हुई थी, और उसने हाल ही में सामने आकर अपनी थ्योरी बताई कि आखिर इस केस के अंदर क्या हुआ होगा। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हो सकता है ब्रैंडन और लीजा दोनों ही किसी लूटपाट का शिकार हो गए हों, और जब उन्होंने लूटपाट का विरोध किया हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर रॉबरी गॉन रॉन्ग वाला काम हो गया होगा। जरूर यहाँ पर लुटेरे ने उनके सामान को लूटने के लिए उन दोनों का मर्डर कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे तो समझ नहीं आता कि किस टाइप का वो लुटेरा होगा जो सिर्फ एक वीडियो कैमरे के लिए दो मर्डर कर देगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूटपाट करता है तो वो ऐसे तो करता नहीं है, उसको पहले मुखबरी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ मालधन होना भी चाहिए जो लूटपाट करके उसका कुछ फायदा हो। जबकि यहाँ पर लीजा और ब्रैंडन दोनों की ही जेबों में ज्यादा पैसे नहीं थे, वो दोनों ही खाली थे, बस इतना ही आए थे कि वो एक रात यहाँ पर गुजार सके और वापस सुबह अपने घर चले जाएं। अब इतने से पैसों को लूट कर वो क्या ही कर लेगा। लेकिन यहाँ पर तीसरी थ्योरी मैंने बनाई, और वो ये हो सकती है कि यहाँ पर जरूर वो व्यक्ति जो लुटेरा था वो यहाँ आया होगा, उसने देखा कि साइड में ही एक व्हाइट कलर की फोर्ड 150 ट्रक खड़ी है, और उसने यहाँ शीशे से अंदर झांक कर देखा होगा कि अंदर तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका ध्यान ट्रक के पीछे नहीं गया, क्योंकि यहाँ ट्रक के पिछले वाला जो डाला था जिसके अंदर वो बकेट होती है जिसके अंदर सामान वगैरह रखते हैं, उसी जगह पर लीजा और ब्रैंडन अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में सो रहे थे। और हो सकता है यहाँ पर लूटपाट करने वाले व्यक्ति का ध्यान पिछली तरफ ना गया हो, उसने जस्ट इस ट्रक का गेट खोला, इस गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से भगा कर ले गया। लेकिन बीच में ही यहाँ लीजा और ब्रैंडन की नींद खुल गई होगी। ऑब्वियसली उनका ट्रक कोई लेकर जा रहा होगा तो उनकी नींद तो खुलेगी ही। जब यहाँ लीजा और ब्रैंडन की नींद खुली तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया होगा, और इस डर से कि कहीं वो लुटेरा पकड़ा ना जाए उसने वापस इस ट्रक को घुमाया होगा और वापस इसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। और बाद में जब वो उतरा होगा इस ट्रक से तो जरूर लीजा और ब्रैंडन ने उस व्यक्ति का चेहरा देख लिया होगा, और अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने लीजा और ब्रैंडन का मर्डर कर दिया। साथ ही यहाँ पर रही वो वीडियो कैमरे वाली बात, तो यहाँ ये हुआ होगा कि जरूर लीजा और ब्रैंडन ने अपने ट्रक के चोरी होने की वीडियो वगैरह बना ली होगी, या फिर उस व्यक्ति को फिल्मा लिया होगा, और इसी बात के डर से कि कहीं उसकी वीडियो कहीं लीक ना हो जाए, पुलिस वाले उसको उठाकर ना ले जाएं, इसलिए उस व्यक्ति ने इन दोनों को अपनी गोली से मारकर वो वीडियो कैमरा अपने साथ ले लिया और वो यहाँ से भाग गया। लेकिन यहाँ पर मेरी इस थ्योरी के अंदर एक छोटी सी दिक्कत है, और वो ये कि अगर यहाँ पर उसे लूटपाट ही करनी थी तो अब तो उसने लीजा और ब्रैंडन को मार ही दिया था, तो वो उनकी लाश को नीचे की तरफ गिराकर वो ट्रक वहां से लूट कर क्यों नहीं गया। खैर यहाँ पर इसके अलावा भी काफी सारी थ्योरीज लोगों ने अपनी अपनी बनाई, जिनके अंदर वो कह रहे थे कि हो सकता है लीजा और ब्रैंडन किसी गैंग वॉर का शिकार हो गए हों। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है लीजा और ब्रैंडन का किसी गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो जस्ट रैंडम विक्टिम किसी गैंग के बन सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है, बट इसके कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिले, ना ही वहां की किसी लोकल गैंग ने इस बात को एडमिट किया या फिर इस बात की जिम्मेदारी ली कि उन्होंने ही इन दोनों का मर्डर किया है। खैर, ये केस आज 20 साल के बाद भी पूरी तरह से अनसॉल्व्ड है। पुलिस वालों के पास सबूत थे कि यहाँ वो कैबिन किसका था, वो इस बात का पता लगा सकते थे, लेकिन आज तक उनको पता नहीं चला। साथ ही यहाँ पर पुलिस वाले उस ट्रक के अंदर मिले हुए डीएनएज को भी अपने डाटाबेस में सर्च करके पता लगा सकते थे कि आखिर वो डीएनए था किस किस का, लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने अभी तक इसके अंदर कुछ और तो नहीं किया। खैर, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो डीएनए डाटाबेस ही एकमात्र सहारा होगा जो इस केस को सुलझा सकता है, लेकिन ये केस आज तक तो अनसॉल्व ही है। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? आप अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर भी मैं इसी तरह की स्टोरीज को छोटे फॉर्मेट में यानी कि रील्स में डालता हूं, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कैफ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।